तो सुभाष चंद्र बोस जो कि इंडिया के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फ्रीडम फाइटर में से एक हैं और यही वो इंसान थे जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ आजाद हिंद फौज की बुनियाद खड़ी कर दी थी। और सुभाष चंद्र बोस इतने ज्यादा माइंडेड पर्सन थे कि एडोल्फ हिटलर जैसे लीडर उन्हें अपना आइडल मानते थे। और आखिर अचानक से ऐसा भी क्या हो गया कि एक एयरप्लेन क्रैश में सुभाष चंद्र बोस की डेथ हो जाती है और फिर जिसके बाद ये खबर पूरे भारत में एक आग की तरह फैलना शुरू हो जाती है। पर फिर भी सुभाष चंद्र बोस को लेकर के लोगों की ये आस्था थी कि सुभाष चंद्र बोस इज स्टिल अलाइव बाय द नेम ऑफ गुमनामी बाबा। क्योंकि अगर अगस्त 1945 में सुभाष चंद्र बोस के एक एयरप्लेन क्रैश में डेथ हो जाती है तो आखिर कौन था ये जो कि दिसंबर 1945 को मॉस्को रेडियो स्टेशन पे सुभाष चंद्र बोस के नाम से 3 अलग अलग लैंग्वेजेस में सुभाष चंद्र बोस के वॉइस में अपने शो को ब्रॉडकास्ट करे जा रहा था। This is Subhash Chandra Bose speaking to Indian Police Station. तो आखिर सुभाष चंद्र बोस के मौत के इतने साल बाद भी हम ये क्यों नहीं पता लगा पाए कि आखिर उनके मौत की असली वजह क्या थी। तो गवर्नमेंट ऑफिशियल रिपोर्ट के थ्रू सुभाष चंद्र की मौत 18 अगस्त 1945 को बताई जाती है, जिसमें बताया जाता है कि सुभाष चंद्र बोस एक एयरप्लेन में बैठ करके मंचूरिया जा रहे होते हैं, जिसके बाद ताइवान में उनकी एयरप्लेन क्रैश हो जाने पर उनकी बॉडी 3rd डिग्री बर्न होने से उनकी मौत हो जाती है। लेकिन फिर कुछ टाइम बाद ताइवान गवर्नमेंट के द्वारा ये बताया जाता है कि उस दिन ताइवान में ऐसा कोई एयरप्लेन एक्सीडेंट हुआ ही नहीं था, जिसके बाद पूरे इंडिया में ये तहलका मच जाता है कि जब ऐसा कोई एक्सीडेंट हुआ ही नहीं तो आखिर सुभाष चंद्र बोस गए कहाँ। यहाँ तक कि सुभाष चंद्र बोस के डेथ को लेकर के उस टाइम के पीएम पंडित जवाहरलाल नेहरू तक इस चीज पे विश्वास नहीं कर पा रहे थे कि ये कोई सच है या फिर कोई साजिश। और इसी सच्चाई का पता लगाने के लिए नेहरू जी ने सुभाष चंद्र बोस की इन्वेस्टिगेशन तक करवाई थी, जिसमें सुभाष चंद्र बोस के घर पे आए हुए लेटर्स तक को जांच परख के भेजा जाता था ताकि सुभाष चंद्र बोस के अपने घर से कांटेक्ट करने से गवर्नमेंट को उनके होने या फिर ना होने का पता लग सके। और इन्हीं इन्वेस्टिगेशन में मिली 37 फाइलों को आज के टाइम पे पब्लिकली अवेलेबल तक कर दिया गया है। पर फिर भी सुभाष चंद्र बोस की इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में ऐसा एक भी प्रूफ नहीं मिलता जिससे कि ये कहा जा सकता है कि सुभाष चंद्र बोस की डेथ एक एयरप्लेन क्रैश में हुई थी। और इसी वजह से सुभाष चंद्र बोस के फॉलोअर्स का ये मानना था कि सुभाष चंद्र बोस इंडिया की आजादी के टाइम पे भी जिंदा थे। और इसी वजह से आज के टाइम पे भी लोगों के मन में यही सवाल है कि क्या 1945 के एयरप्लेन क्रैश में सुभाष चंद्र बोस की डेथ हुई थी, और अगर हाँ तो क्या ये कोई हादसा था या फिर कोई साजिश, और अगर नहीं तो आखिर नेताजी गए कहाँ और इतने टाइम तक अपने ही लोगों के सामने क्यों छुपे रहे। और इन्हीं सब चीजों को देखते हुए लोगों के सामने गुमनामी बाबा का नाम सामने आता है, जिसमें ये कहा जाता है कि गुमनामी बाबा ही असली सुभाष चंद्र बोस थे। और ये गुमनामी बाबा की कहानी स्टार्ट होती है 17 दिसंबर 1985 से, और ये वो दिन था जब गुमनामी बाबा की अचानक से डेथ हो जाती है। और इनकी मौत के 2 दिन बाद 19 सितंबर शाम 4 बजे फैजाबाद के गुप्तार घाट पे इनका अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। और यहाँ पर किसी को भी इनका चेहरा तक नहीं देखने के लिए दिया जाता, क्योंकि गुमनामी बाबा अपने में ही काफी सीक्रेट तरीके से रहा करते थे, काफी कम लोगों से ही बातचीत किया करते थे और थोड़े थोड़े समय में ही वो अपने दूसरे किराए के घर में शिफ्ट हो जाया करते थे। यहाँ तक कि अपने सर्वेंट तक को वो कुछ टाइम में बदल दिया करते थे। और जब इनके मौत के 2 दिन बाद इनके सेवकों ने इनके घर की तलाशी ली, तब एक बहुत बड़ी मिस्ट्री जिसे काफी टाइम से छुपाया जा रहा था वो लोगों के सामने आना शुरू हो जाती है। क्योंकि जब गुमनामी बाबा के बक्सों में रखे हुए सामान को चेक किया गया तो इनमें काफी सारे सामान मिले थे जो कि सुभाष चंद्र बोस की तरफ डायरेक्ट टारगेट कर रहे थे। जिसके बाद ये सवाल उठाया जाता है कि जब गुमनामी बाबा ही नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे तो आखिर 1945 का एयरप्लेन क्रैश जिसे इंडियन गवर्नमेंट ने भी सुभाष चंद्र बोस का रियल डेथ रीजन बताया था वो क्या था। चलो इस बात को रहने देते हैं और ये देखते हैं कि आखिर गुमनामी बाबा के बक्से में ऐसी कौन सी चीज मिली थी जो कि नेताजी की तरफ टारगेट कर रही थी। तो गुमनामी बाबा के बक्से में से कुछ पिक्चर्स मिलती हैं, जिसमें से कुछ पिक्चर्स थी वो थी 23 जनवरी की, जिसमें कोलकाता में नेताजी के बर्थडे को मनाते हुए दिखाया जाता है। और कुछ फोटोज होती है नेताजी के माता पिता की, और कुछ तो होती है इनके पूरे फैमिली के साथ की फोटो। और इनके बक्से में होती है एक रोलेक्स की प्रीमियम वॉच, और नेताजी की तरफ पहने जाने वाले गोल गोल चश्मे तक होते हैं इसमें। और इनके बक्से में होती है 555 नाम की एक फॉरेन ब्रांड की सिगरेट और कुछ फॉरेन ब्रांड्स की वाइन्स। इसके अलावा काफी सारे न्यूज़पेपर और न्यूज़पेपर कटिंग्स तक मिलती है। काफी सारी पुरानी किताबें तक मिलती हैं जो कि आजाद हिंद फौज के टाइम की होती हैं। और सबसे ज्यादा हैरान कर देने वाली बात, ये सभी इंग्लिश, जापानीज और जर्मन लैंग्वेज में होती है। और सबसे बड़ी चीज जो कि गुमनामी बाबा के बक्से में से निकलती है वो होती है आजाद हिंद फौज की एक रियल यूनिफॉर्म। और हाथ से बने हुए कुछ ऐसे मैप मिलते हैं जो कि वहीं के होते हैं जहाँ पर एयरप्लेन क्रैश में नेताजी की डेथ हुई होती
होती है। तो काफी सारे लेटर्स तक मिलते हैं जिन्हें वेरीफाई कराया जाता है, तो पता चलता है कि वो उन्हीं राइटिंग में होते हैं जिस राइटिंग में सुभाष चंद्र बोस लिखा करते थे। और एक और शॉकिंग चीज जो कि काफी सारे लोगों को कहना था कि गुमनामी बाबा इंग्लिश, जापानीज, जर्मनी और बंगाली लैंग्वेज तक काफी फ्लुएंटली बोला करते थे। और ये सब तो वही लैंग्वेज थी जिसमें सुभाष चंद्र बोस भी बोला करते थे। जिसके बाद हर किसी का ये मानना था कि गुमनामी बाबा ही असली सुभाष चंद्र बोस थे। जिसके बाद लोगों के मन में ये क्वेश्चन आने लग जाते हैं कि आखिर सुभाष चंद्र बोस गुमनामी बाबा की जगह पे कैसे पहुंचे और क्यों, आखिर क्यों वो इंडिया में ही इतने सालों से गुमनामी बाबा बन के क्यों रह रहे थे। जिसके बाद लोगों के सामने ये आता है कि 1970s के टाइम पे नेताजी वापस इंडिया आते हैं और इंडिया आने पर वो काफी सीक्रेटली अयोध्या के लाल कोटे में किराए पे रहना शुरू करते हैं। और फिर कुछ ही दिनों बाद वो बस्ती में जाकर रहना शुरू कर देते हैं, पर बस्ती में उनका मन नहीं लगता तो दोबारा वापस अयोध्या चले आते हैं और राम किशोर पांडा के घर में रहना शुरू कर देते हैं। और फिर कुछ टाइम बाद वो अयोध्या सब्जी मंडी के बीचों बीच लखनवा आडा में रहना शुरू कर देते हैं, जहाँ पर वो काफी सीक्रेट तरीके से रहा करते थे। और यहाँ पर वो कुछ गिने चुने बंगाली लोगों से ही सिर्फ बातचीत किया करते थे। और फिर अपने आखिरी समय में गुमनामी बाबा फैजाबाद के राम भवन में काफी सीक्रेट तरीके से रहना शुरू कर देते हैं। और यहीं पर इनकी एक रात हार्ट अटैक की वजह से डेथ हो जाती है। और फिर इनके डेथ के बाद काफी सारी अजीबो बातें सामने आती है। आखिर गुमनामी बाबा हर जगह इतने सीक्रेट तरीके से क्यों रहा करते थे और आखिर वो लोग कौन थे जो कि गुमनामी बाबा से मिलने 23 जनवरी को आया करते थे। और अगर देखा जाए तो 23 जनवरी तो सुभाष चंद्र बोस का बर्थडे डेट है। और आखिर एक संत महात्मा का जर्मन और जापानीज लैंग्वेज से क्या रिलेशन हो सकता है। और जब गुमनामी बाबा की बातें पूरे देश दुनिया में फैलना शुरू हो जाती हैं, अब खुद सुभाष चंद्र जी की भतीजी ललिता बोस कलकत्ता छोड़ करके फैजाबाद आती हैं और गुमनामी बाबा की ये सब कुछ चीजें देख करके वो रोना शुरू कर देती हैं और कहती हैं कि ये सब कुछ इनके चाचा जी का ही है। कई सारी जगह पे नेताजी के डेथ इन्वेस्टिगेशन के लिए रैलियां निकाली जाती है ताकि लोगों के सामने ये सच आ सके कि क्या गुमनामी बाबा ही नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे या फिर नहीं। और इस चीज के लिए मुखर्जी कमीशन का फॉर्मेशन किया जाता है। जब इस कमीशन ने गुमनामी बाबा के इन सामानों को चेक करके देखा, तब यहाँ पर ऐसी काफी सारी चीजें मिलती हैं जो कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की तरफ इशारे करती हैं। बट जब इस कमीशन ने गुमनामी बाबा के अस्थियों से नेताजी सुभाष चंद्र बोस की फैमिली वालों का डीएनए टेस्ट कराया, तब ये दोनों डीएनए रिपोर्ट एक दूसरे से अलग निकलती हैं, जिससे कि ये रिपोर्ट निकल करके आती है कि ये नहीं कहा जा सकता कि गुमनामी बाबा ही असली सुभाष चंद्र बोस थे। तो आपके अकॉर्डिंग नेताजी के ऊपर या फिर गुमनामी बाबा के ऊपर आपका क्या कहना है, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और इसी टाइप की वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।